चलिए ठीक है। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम मैं देख रहा हूँ। ओके ठीक है। अलेक्जेंडर कर्लिन जी हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं हमारे। अलेक्जेंडर सर कैसे हैं आप? हेलो सर कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। हेलो। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ सोलापुर से बोल रहा हूँ। ओके सर, शो कैसा लगता है सर आपको? आप बहुत अच्छा लगता है वो तो, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी चलिए, तरीके से thank you so प्यार much। अपना जो है देते रहिए, बांटते रहिए। आपका सर सवाल पूछिए जितेंद्र सर से, और उसके बाद हम सर से चर्चा करेंगे आपके पोर्टफोलियो पर। क्या सवाल है सर? ये मैं फंड जुटा रहा हूँ। मेरे को मेरी बेटी अभी 6 साल की है, उसके लिए सब फंड में जमा कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है, मतलब 15 इयर्स के बाद मेरे को पैसों की जरूरत है। ठीक है सर। Okay। और कितने फंड्स में आपकी एसआईपी चल रही है या फिर लमसम निवेश है ये 30 लाख का मैंने लमसम किया है, और बाकी 24,000 का वो डिवाइड, थोड़ा एसआईपी चल रहा है, वो डिवाइड करके। ठीक है सर। एसआईपी की डिटेल तो हमारे पास है, हम स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। आपका लमसम निवेश कहाँ पर है, अगर जान सकते हैं तो? लमसम निवेश देखो, मेरा इंडेक्स फंड में बहुत एक 12 लाख तो इन्वेस्ट इंडेक्स फंड में है। एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। ठीक है सर, चलिए। और ठीक है, कुल और मिलाकर आप- 30 लाख का आपका लमसम का निवेश है। और ये जो आपकी एसआईपी चल रही है, ये स्क्रीन पर अगर हम सही दिखा रहे हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000 की सिप है। इसके अलावा तमाम जो है एसआईपी नजर आ रही है। जितेंद्र सर के पास चलते हैं। सर, किस तरीके का आपको पोर्टफोलियो लग रहा है अलेक्जेंडर जी का? इनकी बेटी अभी 6 साल की है, उसके लिए निवेश कर रहे हैं। 15 साल का टारगेट है। कुछ इंडेक्स फंड्स में भी लमसम निवेश किया हुआ है 25 से 30 लाख का। और ये इनकी ऑनगोइंग एसआईपीज है। मंथली फ्लेक्सी कैप है, इसमें स्मॉल कैप मिड कैप का अच्छा हिस्सा दिख रहा है। मल्टी कैप फंड भी नजर आ रहे हैं। ईजलवाइज का यूएस टेक फंड भी है। इसके अलावा 2 इंडेक्स फंड भी है। कैसी लग रही है सर इनका पोर्टफोलियो, और क्या लगता है कि क्या इन्हीं फंड्स के साथ इन्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ फेरबदल की जरूरत? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात कि नंबर ऑफ फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 4 फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में जरूरत होती है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए, जब हम आज फंड कैटेगरीज को हम देखते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ फंड्स जो है बहुत लिमिटेड होने चाहिए, वरना मुश्किल होती है। आपको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, एग्जिट करना भी मुश्किल होता है। आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं क्या क्या करें फंड्स का। दूसरा, एक कैटेगरी से कितने फंड्स होने चाहिए मेरे पास। जब हम एक कैटेगरी से 2 फंड का चुनाव करते हैं तो मुझे ये देखने की जरूरत पड़ती है कि क्या डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। दोनों की अगर स्ट्रैटेजीज सेम है और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग अच्छा खासा है, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं हो रहा है। मुझे वो स्ट्रैटेजीज जो अगर सिमिलर होंगी तो मैं ब्रेकअप करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसलिए डुप्लीकेशन भी आपके पोर्टफोलियो को कोई ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनाता है। तो अगर एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना होता है तो मुझे डिफरेंट कैटेगरीज के 4 फंड ही मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे हैं। और तो हमेशा डुप्लीकेशन को अवॉइड करें। दूसरा, नंबर ऑफ फंड्स को रेस्ट्रिक्ट रखें। ये 2 स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे तो आप एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक्सपोजर कहाँ होना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि लार्ज कैप का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप मिड और स्मॉल कैप पे बहुत हैवी जाते हैं तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। एग्रेसिव पोर्टफोलियो का मतलब है बहुत ज्यादा अपसाइड और बहुत ज्यादा डाउनसाइड, वो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब उसको आप कितना जो है आपका रिस्क टॉलरेंस है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप उस पोर्टफोलियो को लंबे टाइम तक चला पाते हैं या नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि एग्रेसिवनेस पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं तो तैयार रहिए उस वोलेटिलिटी के लिए जो आपको देखने को मिलेगी। वरना एक अच्छा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो विद मिक्स ऑफ दूसरी कैटेगरीज अगर आप बनाएंगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में। और नंबर ऑफ फंड्स और डुप्लीकेशन, इन 2 चीज का हमेशा ध्यान रखिए। सर, वैसे अलेक्जेंडर जी के पोर्टफंड में जो फ्लेक्सी कैप फंड हमें नजर आ रहा है पराग पारिक का, क्या इससे किसी हद तक लार्ज कैप का एक्सपोजर इनको मिल रहा होगा? अगर हम बात करें तो फंड कहाँ पर रुझान ज्यादा रख रहा है फिलहाल? अभी लार्ज कैप कंपनियों में, स्टॉक्स में ज्यादा रुझान फ्लेक्सी कैप का नजर आ रहा है। तो क्या इस पोर्टफोलियो को लार्ज कैप का सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा होगा? देखिए, जिन कैटेगरीज में ना मिनिमम मैंडेट नहीं होता है उसमें वो डाइवर्सिफिकेशन चेंज हो सकता है।
आज मुझे कुछ मिल रहा है, कल को अगर व्यू चेंज हो गया, वो ऐसा एलोकेशन जो है पलट जाएगा, वो एलोकेशन दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसलिए उन कैटेगरीज में जिसमें मिनिमम मैंडेट नहीं है, और मैं जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो ये है कि 65% मेरा इक्विटी में होना जरूरी है, लेकिन किस कैटेगरी में मेरे पास ज्यादा होना चाहिए वो मैंडेट फिक्स नहीं है, वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से चूज कर सकता है। अब अगर यही हम मल्टी कैप फंड्स की तरफ जाएं, तो मल्टी कैप में मिनिमम परसेंटेज होना ही चाहिए आपको डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वहां पे आपको जो है एक्सपोजर डिफाइंड मिलेगा। तो इसलिए जहां इस तरीके से जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां पे मैं क्लियर नहीं हो सकता कि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड है या मिड कैप ओरिएंटेड है, या किस तरफ जो है फंड जो है लॉन्ग टर्म में जाएगा, वो वेरिएशन होता रहेगा। तो इसलिए जब मैं लार्ज कैप को चुनता हूं, तो मेरे पास उन फंड्स का सिलेक्शन होना चाहिए जो लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। सर, इस पोर्टफोलियो को अगर देखें तो इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा लिया हुआ है, एडलवाइस का यूएसए और नैस्डैक है। क्या दो इंटरनेशनल फंड्स इस तरह के पोर्टफोलियो में यहाँ पर होना ठीक है, या फिर एक ही फंड यहाँ पर सही रहता है? डिपेंडिंग ऑन, दो इंटरनेशनल फंड्स हैं, अगर दोनों डिफरेंट मार्केट्स को केटर करते हैं तो मेरे पास एक्सपोजर में हो सकते हैं। अगर वो वैसे सर, सेम ये मार्केट यूएस को के हैं केटर कर और रहे हैं, नैस्डैक ये दोनों ही यूएस के हैं आपके। तो यूएस स्पेसिफिक फंड भी आपको डिफरेंट बेंचमार्क पे मिलते हैं। नास्डैक बेंचमार्क में भी है, आपको रसल बेंचमार्क में भी मिल जाएगा जो स्मॉल कैप ओरिएंटेड ज्यादा है। तो नास्डैक जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ज्यादा है। तो इस तरीके से डिफरेंट बेंचमार्क, डिफरेंट सेक्टर्स को स्पेसिफिक जरूर आपको डिफरेंट फंड्स मिलते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि क्या ये दोनों डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर ये मिक्स ऑफ टू डिफरेंट फंड्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है आपके पोर्टफोलियो को सेम ही रखेंगे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, वो देखने की जरूरत है। फिर भी अगेन जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस यूएस मार्केट्स पे रहता है, दूसरे मार्केट्स की तरफ हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप दो फंड भी रखते हैं किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से, तो जैसा मैंने पहले कहा, डुप्लीकेशन देखने की जरूरत है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है पोर्टफोलियो को। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो फिर मुझे एक ही फंड की जरूरत है। ठीक है, तो ये राय जो है अलेक्जेंडर कर्लिन जी के पोर्टफोलियो पर निकल कर आती हुई। अच्छा पोर्टफोलियो है, कुछ चेंजेस जो है सर की तरफ से बताए गए हैं। 15 साल के नजरिए से बेटी के लिए निवेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसी तरीके से निवेश जारी रखेंगे। डिसिप्लिन जो है अपने इस निवेश में अपने पोर्टफोलियो में जरूर अलेक्जेंडर जी बनाकर रखेंगे। इसके अलावा सर क्वांट फंड्स पर हम बात कर रहे थे, एक चीज समझना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों के लिए। अगर हमारे दर्शक अपने पोर्टफोलियो में एक आध क्वांट फंड को जगह देते भी, हालांकि ऑप्शन अभी बहुत ज्यादा नहीं है जैसा कि आपने भी कहा क्वांट फंड कैटेगरी में, लेकिन सर फिर भी अगर किसी के पोर्टफोलियो में है या कोई ऐड करता है, उसके लिए ये समझना जरूरी है अगर बाजार का ट्रेंड अचानक बदल जाए, जैसे 2019 में 20 में हमने देखा अचानक से मार्केट जो है काफी ज्यादा बदलाव आया, गिरता हुआ बाजार नजर आया, उसके बाद जिस तरीके से उठा वो बात और है। तो सर ऐसे माहौल में जो एक क्वांट मॉडल है, जो क्वांट स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से बिहेव करती है? क्या ये स्ट्रैटेजी पीछे रह जाती है या फिर अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसे माहौल में? देखिए, एक पास्ट हिस्टोरिकल डाटा है और एक ट्रेंड है कि किस तरफ ट्रेंड गया। अब उसके बेस पर एक स्ट्रैटेजी बनी और उस स्ट्रैटेजी के बेस पर एक पोर्टफोलियो बना। अब ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ट्रेंड रिवर्स होने के बाद अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो ड्रॉ डाउन आएगा, क्योंकि उस जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम अपोजिट ट्रेंड पे बनी है और अपोजिट ट्रेंड जो है इस वक्त वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको ड्रॉ डाउन दिखने को मिलेगा फंड्स के अंदर। अब डिपेंड करता है कि ये रिवर्सल ऑफ ट्रेंड कब होगा और क्या कौन फंड जो है उस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करता है, उस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लेके आता है। तो रिकवरी कब होगी, कितने टाइम में होगी, उस पर निर्भर करता है कि कितने टाइम तक इस फंड से जो है रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी फंड है, स्टॉक्स होंगे, ओके, तो आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल जो है आपको ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। लंबा भी हो सकता है, अगर एक स्पेसिफिक ट्रेंड जो है बहुत लंबे टाइम तक ना दिखे मार्केट में तो जो है लंबा ड्रॉडाउन आपको देखने को मिल सकता है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसी बात का ध्यान रखना है जब भी कौन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि ये चीज देखने को मिल सकती है, रिकवरी हो सकती है, बट वो रिकवरी कितनी लंबी होगी, डिफरेंट मार्केट में हमने देखा है रिकवरी अलग अलग तरीके से होती है और कहीं पे कभी ज्यादा लंबी हो जाती है, कभी छोटी भी हो सकती है, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो कैसा बिहेव करेगा, अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो आपको ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस स्पेसिफिक ट्रेंड या हिस्टोरिकल डाटा पे बेस पे जो स्ट्रैटेजी बनी थी, अब मार्केट बिल्कुल उसके रिवर्स चला गया है, वो स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही है, तो आपको जो है नेगेटिव या ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर, इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर आ गया। अजीत गुप्ता जी हैं सर, ये कह रहे हैं कि मेरी 6 एसआईपी चल रही है और 6,000 रुपये महीने की 5 एसआईपी चल रही हैं, 10 साल तक ये निवेश करेंगे। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कौन कौन से फंड इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। उसके बाद है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड 1,000 रुपये की एसआईपी। उसके बाद है HDFC का मिड कैप फंड 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। और HDFC का ही फ्लेक्सी कैप फंड है 1,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। 2, 3, 4, 5, 6,000 रुपये 5 एसआईपी, 10 साल तक सर ये निवेश करेंगे। कैसा है इनका पोर्टफोलियो? देखिए, मेरा फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि 6,000 रुपये मुझे निवेश करने हैं और मैंने 6 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए। क्या जरूरत है मुझे 6 फंड की अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की? जो मैं डाइवर्सिफिकेशन 6 फंड से कर सकता हूँ वो मैं 3 फंड से भी कर सकता हूँ, या मैं 2 फंड के साथ भी अचीव कर सकता हूँ। आज की डेट में वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ फंड्स हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है कि नंबर ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए, और अगर मैंने सिलेक्शन किया तो मैंने ओरिएंटेशन किस तरफ रखा है। मैं क्या एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहा हूं? अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब हर स्ट्रैटेजी अपने अलग तरीके से काम करती है। कॉन्ट्रा वैल्यू स्ट्रैटेजी है, बहुत टाइम तक आपको जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है जबकि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी वो है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उनमें निवेश किया जाता है। तो क्या मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी को मैं अपनाना चाहूंगा अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक मुझे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और कुछ टाइम के बाद मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करते रहते हैं और अगर किसी फंड में परफॉर्मेंस ना आए तो हमें लगता है ये फंड तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी उस तरह की बनी है। तो इसलिए जब भी किसी स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो उसको अच्छे से समझ लें। और नंबर ऑफ फंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको 6,000 मंथली सरप्लस में मैं शायद मैक्सिमम 3 फंड रखूंगा, उससे ज्यादा फंड नहीं रखूंगा। और वो डिफरेंट कैटेगरीज हो, ये देखना है कि मैं जितने भी फंड्स रखूं, 3 फंड में रखूं, वो डिफरेंट कैटेगरीज को के से हो और मैं मार्केट को अच्छा खासा मैं कैप्चर कर सकूं, डिफरेंट एसेट क्लासेस को मैं कैप्चर कर सकूं। ठीक है सर, वैसे कैटेगरीज तो अजीत गुप्ता जी के पोर्टफोलियो में अलग अलग नजर ही आ रही हैं। एक कॉन्ट्रा, एक स्मॉल कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, एक मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। लेकिन सर कुछ टाइम पहले हमने एक चर्चा करी थी कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप, ये जो 2 कैटेगरी हैं, इनमें ओवरलैपिंग बीते कई टाइम से जो है नजर आ रही है इन 2 कैटेगरीज में। जहां फ्लेक्सी कैप निवेश कर रहे हैं फंड्स, वहीं लार्ज एंड मिड कैप भी कर रहे हैं। क्या सर आपको लगता है अजीत गुप्ता जी के पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग की समस्या कहीं ना कहीं हो सकती है मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप में, या फिर फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में? देखिए, फंड मैंडेट पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो फंड क्या लॉन्ग टर्म में ही उस एक्सपोजर को लेके चल रहा है या उसकी स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ इसलिए वो हुआ। हमने इस पे डिस्कशन भी किया था कि क्यों जो है फ्लेक्सी कैप अभी लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गए हैं और क्या इसी तरीके से रहेंगे वो लॉन्ग टर्म में। तो उस स्ट्रैटेजी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो दोनों फंड का एक पोर्टफोलियो में होना गलत नहीं है, बट वो स्ट्रैटेजीज दोनों के अंदर क्या है, वो अगर दोनों एक जैसी होंगी तो फिर शायद मुझे एक्सपोजर सिमिलर दिख सकता है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजीज अलग हों तो आगे चल के मुझे कुछ फ्लेक्सी कैप में कुछ और एक्सपोजर दिखाई दे सकता है। तो इसलिए जब निर्णय हो इस तरह की कैटेगरीज को इंक्लूड करने का, तो उनकी अंडरलाइन स्ट्रैटेजीज और पास्ट हिस्ट्री को एक बार देख लिया जाए कि पोर्टफोलियो कैसा रहा है, ये बदलाव अभी आया है या शुरू से ऐसा है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि आगे ये क्या करे, कैसा रहेगा एक्सपोजर, और वो मैंडेट से भी पता लग जाता है। तो इसलिए उस पर निर्भर करेगा कि आपको दोनों रखने हैं या नहीं रखने हैं। ठीक है सर। वैसे आपने सलाह दी थी अजीत जी को कि जो है मल्टी एसेट कैटेगरी, अलग अलग एसेट क्लास को कैप्चर करने की कोशिश करें। सर इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में इन्हें क्या एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐड करना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर रहेगा, या फिर गोल्ड एंड सिल्वर ETF या फंड ऑफ फंड काइंड ऑफ चीज कुछ ऐड कर ले? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कौन सी कैटेगरी ऐड करनी चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए, कहाँ पे कितना डाइवर्सिफाई करना है, क्या खुद से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं या उसमें मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि मैं कहाँ कितना डाइवर्सिफाई करूं। मल्टी एसेट कैटेगरी जो है वो इसलिए अच्छी हो जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं सोचना पड़ रहा है, फंड मैनेजर कर रहा है और उस एलोकेशन को चेंज करता रहता है। जब मैं खुद से एलोकेशन करता हूं तो मुझे ये भी वॉच रखना पड़ता है कि एलोकेशन कहाँ चेंज हुआ और मुझे रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी या रीस्ट्रक्चरिंग मुझे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूं या वो मैं करना चाहूंगा, उस पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह की कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं। बट मल्टी एसेट कैटेगरीज क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं
लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसमें क्या एक्सपोजर रखना है निर्भर करेगा कि आप अपने आप से कितना एफिशिएंट समझते हैं एसेट एलोकेशन को। सर वैसे अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फिर क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, या फिर जो टेक सेवी हैं, थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर और ये क्वांट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं यही कहूंगा कि जो टेक सेवी हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कौन स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है, और जो स्ट्रैटेजी अभी एग्जिस्टिंग फंड्स में है वो स्ट्रैटेजी कहाँ तक जो है सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन या एक टेक्नोलॉजी नोन पर्सन है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। लेमैन के लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेमैन के लिए टेक्नोलॉजी फंड है या एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा वो डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इसलिए अभी के लिए जहां ऑप्शंस है नहीं आपके पास बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है नॉन इन्वेस्टर्स के लिए समझना ज्यादा आसान। ठीक है।